पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है सर। आज सिकल सेल सप्ताह आज से महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट द्वारा मनाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत जो कि पूरे महाराष्ट्र में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एज एन एस्को हमने भी पिछले साल किया था इस वीक को, और इस बार भी हम लोग आज से इस पूरे वीक में एक एक्सपर्ट्स के साथ हमारे सिकल सेल जो परिवार है, हम उनकी समस्या को जानेंगे, और आप लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के प्रयास में ये वीक हम मनाना चाहते हैं सर। और आज ये पहला दिन है, और इस पहले दिन इस शुभारंभ में आपका पूरे सिकल सेल परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। वेलकम सर। आ, आ, दोस्तों, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। आज हमारे गेस्ट है, जो कि जिनका नाम डॉक्टर योगेश्वर कालकोंडे सर है। ये एमडी मेडिसिन है, साथ ही एमएससी क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन यूएसए में हुआ है, और एमडी न्यूरो यूएसए से किया है। इन्होंने तकरीबन अपने लाइफ के 10 साल यूएसए में दिए हैं फॉर स्टडीज एंड रिसर्च। सर फिलहाल भारत में छत्तीसगढ़ में संघवारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू वो रूरल एरिया में कम से कम 4 स्टेट में अभी 4 डिस्ट्रिक्ट में अभी सिकल सेल मिशन को मजबूत बनाने के लिए अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वैसे न्यूरोलॉजिस्ट है, तो आज हमने विषय भी रखे हैं कि न्यूरोलॉजी से संबंधित जो सिकल सेल की समस्याएं हैं उन पर आप रोशनी डालें। और अगर हमारे कुछ सिकल सेल परिवार में कोई इस समस्या से पीड़ित है, जूझ रहे हैं, तो वो आपसे आपके प्रेजेंटेशन के बाद में जो कुछ सवाल करके अपने इन प्रश्नों को जानने की कोशिश करें। तो सर, अभी फोरम आपका है, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और बहुत अच्छा लगा ये फोरम में आके आप सभी दोस्तों से मिलके। और जैसे गौतम जी ने बताया कि हम लोग सिकल सेल पे काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य भारत में है, वहाँ सिकल सेल बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक ही समस्या है, मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर 10वें व्यक्ति को सिकल जो है, जो सिकल सेल वाहक है। और हर 1,000 व्यक्ति के पीछे 1 से 3 व्यक्ति को सिकल सेल की बीमारी है। तो हम वहाँ सरकार के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सिकल सेल की जो केयर है, जो जिला अस्पताल होते हैं या सरकारी हेल्थ सिस्टम है, उसमें उसका सुधार करें। तो चूंकि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो गौतम जी ने सजेस्ट किया था कि हम लोग न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद सिकल सेल डिजीज में क्या क्या ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा मैं पहला नर्वस सिस्टम क्या होती है उसके बारे में कुछ शब्द कहूंगा। और बाद में हम लोग देखेंगे कि सिकल सेल में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। और ये जानकारी लेने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम डर जाए कि अरे क्या हो रही है, लेकिन एक जानकारी रहे कि हम लोग जागरूक रहे कि चीज़ें ऐसे भी हो सकती है, और अगर होती है तो तुरंत हम लोग मेडिकल केयर सीख करें। क्योंकि जब पेशेंट जागरूक होने लगते हैं तो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसका रेट काफ़ी कम होने लगता है। तो इसका मतलब जो पूरा रवैया मेरा रहेगा ये इस तरह से कि आपको बता के डराए नहीं, लेकिन जागृति बढ़ाए। तो जब हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं तो उसमें ब्रेन आता है, और ब्रेन से जो हमारी इम्पल्सेस, जो ब्रेन से निकलती चीज हमें करनी होगी तो ब्रेन में आइडिया आती है, और फिर उससे हाथ पाँव के हिलने लगते हैं। तो ब्रेन से हाथ पाँव को कनेक्ट करने वाला हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो मराठी में जिसको मज्जा बोलते हैं। या गांव देहातों में उसको नस बोलते हैं, गर्दन में से कमर की तरफ आने वाली नस। और वो नस से फिर छोटी छोटी नसें वायरों जैसी हाथ पाँव में जाती है। तो ये मोटा मोटा नर्वस सिस्टम का काम है। और जहाँ तक हम देखेंगे कि सिकल सेल में क्या क्या परेशानी हो सकती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो एक तो सबसे ज्यादा जो कॉमन परेशानी होती है, तो मैं इसमें दो मतलब इसमें बात करना चाहूंगा। कि एक तो सिकल सेल से संबंधित नर्वस सिस्टम की परेशानियां, और सिकल सेल से मतलब संबंध नहीं ऐसी भी परेशानियां हो सकती है, क्योंकि किसी को भी हो सकती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड।
तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होता है सिकल सेल पेशेंट में, वो होता है दो तरह की चीजें होती है, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक हेडेक, मतलब बार बार लंबा चलने वाला सिर दर्द। और दूसरा होता है माइग्रेन। माइग्रेन एक विशिष्ट तरह का हेडेक या सिर दर्द का प्रकार है। सिर दर्द के कई प्रकार है। हम लोग मतलब हमको तो सिर दर्द ही लगता है, लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं। तो इनमें ये दो तरह के सिर दर्द, जो हम एक जो जिसको बोलते हैं कि क्रॉनिक हेडेक, मतलब जो लंबा चलने वाला सिर दर्द है वो, और दूसरा माइग्रेन। तो हम लोग थोड़ा माइग्रेन की पहले बात करते हैं, क्योंकि माइग्रेन छोड़ के बाकी तरह के सिर दर्द हम एक बास्केट में अलग डाल देते हैं। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन की बीमारी काफी कॉमन होती है। जिनको सिकल सेल नहीं है उनको भी माइग्रेन हो सकता है। और सिकल सेल में इसका प्रमाण जिनको सिकल सेल नहीं है उनसे थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो माइग्रेन एक बीमारी है जिसमें खून की नलियां है ब्रेन के अंदर रहने वाली। ये माना जाता है कि वो एकदम बड़ी होने लगती है और बड़ा होके पल्सेट होने लगती है, मतलब जैसे धड़कन जैसे होना, उसमें वो खून की नलियों में होने लगता है, और जिसके कारण सिर दर्द होता है। तो माइग्रेन के लक्षण क्या होते हैं? तो माइग्रेन का लक्षण होता है मोटा मोटा, ये सिर दर्द 2 घंटे से ज्यादा चलता है। ये एक साइड में भी हो सकता है या दो साइड में भी हो सकता है। इसके साथ कई बार आपको उल्टी या जी मचलना ऐसे लग सकता है। और आवाज सहन न होना या उजाला सहन न होना, ये परेशानी इसके साथ रह सकती है। और ये ज्यादातर महिलाओं में ज्यादा कॉमन होता है, पुरुषों से ज्यादा। और सोने से इसमें आराम हो जाता है। तो ये मोटे मोटे लक्षण माइग्रेन के हैं जो मैंने बताए। और ये छोड़ के बाकी तरह के सिर दर्द है, जैसे हम मानते हैं कि ये लक्षण नहीं है सिर दर्द के साथ, कि जैसे उल्टी होना, जी मचलना, या उजाला सहना, मतलब सहन नहीं होना, या आवाज सहन नहीं होना, या नींद से उसको आराम न मिलना। कई बार वो जो सिर दर्द होता है उसको हम पल्सेटिंग बोलते हैं, मतलब धड़कन जैसा सिर दर्द होगा। तो वो ये लक्षण होते हैं। और ये नगद नहीं होते हैं तो हम उसको नॉन माइग्रेन हेडेक बोलते हैं, मतलब वो अलग अलग तरह के होते हैं। और तो ये माइग्रेन होता है। तो मैंने बोला कि सिकल सेल के पेशेंट और जो नहीं है उनको भी ये माइग्रेन हो सकता है। इसका महिलाओं में प्रमाण ज्यादा होता है। और जो लंबा चलता है सिर दर्द, जो माइग्रेन का बीमार परेशानी है, ज्यादातर 1 या 2 दिन रहता है, ज्यादातर कुछ घंटे भी रहता है। लेकिन उससे लंबा चल रहा है, बार बार हो रहा है हेडेक, तो फिर क्रॉनिक हेडेक बोलते हैं उसको। और तो क्या माइग्रेन की परेशानी है तो क्या उसको कोई दवाई है? तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि अगर माइग्रेन से हो जाए, ये जो लक्षण होंगे सिर दर्द के, तो यूजुअली ये जो माइग्रेन होता है एपिसोडिक होता है, मतलब सप्ताह में 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, या महीने में 2-3 बार आ जाएगा। और काफी सीवियर होता है। जब होता है तो उसके इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे होने में अगर आपको पता चले कि ये लक्षण है, तो तुरंत आपने पैरासीटामोल ले लिया या आइबुप्रोफेन ले लिया, तो उस पे कई पेशेंट को इससे फायदा हो जाता है और सिर दर्द कम हो जाता है। तो ये जरूरी है माइग्रेन के पेशेंट में कि जो सिर दर्द की दवाई है जल्दी ले ले उसको। 1 घंटे बाद अगर रुकते हैं हम ज्यादा, तो कई बार वो एक गोली से कंट्रोल नहीं होता है। तो सिर दर्द बहुत बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को कुछ काम नहीं कर पाता है, सोना पड़ता है, सोने से ठीक लग जाता है। तो ये हो गया माइग्रेन। अगर ये बहुत बार बार हो रहा है, मोटा मोटा हम लोग सप्ताह में 2 बार से ज्यादा हो रहा है, तो फिर हर दिन चलने वाली एक गोली देते हैं, जिससे माइग्रेन का उसका हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि माइग्रेन होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये प्रिवेंटिव और एबॉर्टिव ट्रीटमेंट, एबॉर्टिव मतलब एकदम से माइग्रेन आ गया, सिर दर्द आ गया, तो करने के लिए जो दवाई, जैसे मैंने बोला पैरासीटामोल है या आइबुप्रोफेन है या कुछ तरह की भी गोलियां होती है, तो उसको एबॉर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। और क्रॉनिक हेडेक होता है, उसमें भी हमें लंबी गोलियां चलानी पड़ती है, कि जो महीने चलेंगी, 3 महीने, 6 महीने, ज्यादा भी चला सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। और सिरदर्द में कुछ थोड़े लक्षण होते हैं कि जिसमें तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर सिकल सेल का परेशानी है। तो एक होता है कि रात में बहुत जोर से सिर दर्द हो गया है, या सुबह उठते उठते बहुत जोर से सिर दर्द हो गया है, या ऐसा सिर दर्द हो गया है कि जो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ हो, इतना ज्यादा सिर दर्द है। तो तुरंत आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये हमने बात की हेडेक्स या सिर दर्द के बारे में, जो काफी कॉमन समस्या है। जिनको माइग्रेन नहीं है, मतलब सिकल सेल नहीं है, उनको भी ये सिर दर्द की समस्या काफी कॉमन होती है। तो ये है पहला परेशानी है। दूसरा जो ब्रेन से संबंधित चीज हो सकती है, वो होता है कि खून की नलियां, आप सबको पता है कि सिकल सेल में जो पेशियों का, कोशिकाओं का आकार है, वो हंसिए की तरह या सिकल की तरह हो जाता है, तो एक दूसरे में फंसने लगते हैं। और जो कई बार हमको जो पेन अटैक आता है, जिसको हम वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं, वो इसलिए आता है कि खून की नलियों में ये जो अलग तरह की पेशियां है, अलग आकार की पेशियां है, वो फंस जाती है। और फंसने के कारण खून का बहाव जो है बंद हो जाता है।
तो ये हमारे हड्डियों में हो जाता है तो दर्द होने लगता है। तो बहुत रेयरली ये खून की जो नलियाँ ब्रेन में होती है उसमें भी हो सकता है। तो अगर खून की नलियाँ जो ब्रेन में है उसमें फंस गया तो पेशेंट को पैरालिसिस, एक साइड में पैरालिसिस या जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, वो होने की संभावना होती है। तो मान लीजिए कि जो ब्रेन हमारा है, लेफ्ट साइड का ब्रेन है, वो हमारे शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करता है, उल्टा होता है कनेक्शन। तो मान लीजिए कि खून की नली है जो ब्रेन में है, राइट साइड में है, वो फंस गई, उसमें बंद हो गया, तो हमको पैरालिसिस लेफ्ट साइड में आता है। तो ये होने की संभावना होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। और इसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, मतलब अगर खून की नली बंद होने से खून का प्रवाह कम हो जाना, तो उसको अंग्रेजी में इस्कीमिया बोलते हैं। तो इस्कीमिक स्ट्रोक इसको बोला जाता है। और दूसरा होता है कभी कुछ पेशेंट में खून की नलियां कमजोर हो जाके फट जाती है, तो उसको हम लोग हिमोरेजिक स्ट्रोक, मतलब खून की नली फटने से खून की गुठली बन जाना ब्रेन में एक साइड में, और उसके कारण दूसरे साइड में पैरालिसिस आ सकता है। तो ये दूसरा बड़ा समस्या जो सिकल सेल के पेशेंट में देखा जाता है। तो ये दोनों चीजें होती है, वो मतलब काफी सीरियस लक्षण होते हैं उसके। और इसमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए कि एक साइड में कमजोरी लग रही है कोई भी सिकल सेल पेशेंट को, तो जितने जल्दी हो सके उतना अस्पताल में जाके केयर लेना चाहिए। बाकी और क्या दिक्कत हो सकती है, तो कभी कभी खून जम जाता है। जो हमारी ब्रेन होते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होता है प्लास्टिक जैसा, और उसके ऊपर हड्डी होती है, हमारी जो खोपड़ी की हड्डी होती है। तो ब्रेन और हड्डी के बीच में कभी कभी खून जम जाता है, तो वो भी, इसकी भी संभावना सिकल सेल के पेशेंट में थोड़ी ज्यादा होती है। तो उसके लक्षण सिर दर्द हो सकता है, जो बढ़ने लगता है, कम नहीं होता है, या एक साइड में कभी कभी हल्का कमजोरी भी आ जाता है, या उल्टी होने लगता है। तो ये अगर होता है तो एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा कि पहला हमने बात की सिर दर्द, दूसरा हमने बात की कि खून की नली बंद हो जाना या फट जाना ब्रेन के अंदर, या ब्रेन और खोपड़ी जो होती है हड्डी उसके बीच में खून का जम जाना, तो ये दूसरा परेशानी होता है। कुछ पेशेंट होते हैं कि जिनको खून की जो बहुत बारीक बारीक नलियां होती है वो फंस जाती है। तो उसमें कई बार लक्षण नहीं आते, लेकिन इनका अगर एमआरआई हम लोग कर ले तो उसमें थोड़ा सा खराबी दिखने लगता है। तो ये, इसको हम सब क्लिनिकल इन्फार्क्ट बोलते हैं, मतलब पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है लेकिन एमआरआई करेंगे तो ये दिख जाएगा। तो ये जाता है तो क्या करना चाहिए, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए। और वहां पे उसका ट्रीटमेंट होगा। कई बार हम खून चढ़ाते हैं उसका ट्रीटमेंट करके सिकल सेल के पेशेंट में। बाकी जब बीमारी, बाकी लोगों को पैरालिसिस हो जाता है उसमें हम लोग खून नहीं चढ़ाते, लेकिन सिकल सेल की बीमारी के पेशेंट में अगर ऐसा हो जाए तो हमें कई बार खून देना पड़ता है। अब इसका प्रमाण कितना है, तो अगर हम इंडिया में देखें तो जो 100 पेशेंट अगर हम सिकल सेल के लेते हैं तो मोटा मोटा 1 से 2% पेशेंट को ये लकवा बड़ा तरह से या स्ट्रोक हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अफ्रीका में अगर हम देखते हैं तो ये प्रतिशत मोटा मोटा 10% से ऊपर होता है, मतलब सिकल सेल के 100 में से 10 या उससे ज्यादा लोगों में ये पैरालिसिस होने की संभावना होती है। जबकि इंडियन लोगों में ये इतना प्रमाण नहीं होता है। क्या ये पैरालिसिस होने का संभावना जो होता है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसका भी उत्तर है जी हाँ, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक 16 साल से कम उम्र के बच्चों में एक टेक्निक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रेनियल डॉपलर। तो एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक होती है, जो ऐसा अल्ट्रासाउंड का प्रोब आपने देखा होगा, तो वो यहाँ सिर पे लगा के वो मेजर करते हैं कि खून कितने जोर से बह रहा है खून की नली में। और उसका एक नंबर होता है, वो नंबर से अगर ज्यादा होता है तो ऐसे बच्चों को खून दिया जाता है, ताकि वो खून जो ब्लड की वेलोसिटी है, मतलब मतलब जितने जोर से वो खून दौड़ रहा है उसको कम किया जाए। तो इसको प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं स्ट्रोक के लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा बड़ा कंडीशन। तो पहला हमने बात की सिर दर्द, हेडेक्स अलग अलग तरह के। दूसरा हमने बात किया स्ट्रोक, खून की नली बंद हो जाना ब्रेन में, या खून की नली फट जाना, या खून मतलब ब्रेन और खून जो खोपड़ी है उसके हड्डी के बीच में खून जम जाना। फिर ये तीसरा एक बड़ा कंडीशन होता है सीजर्स। सीजर्स मतलब मिर्गी या फिट आना। तो इसका प्रमाण भी थोड़ा सा सिकल सेल पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू जिनको सिकल सेल का बीमारी नहीं है। तो ये क्यों होता है, तो झटका या मिर्गी जब आता है, क्योंकि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में एक ऐसा फोकस बन जाता है जहां अब सरल भाषा में बोल दे तो शॉर्ट सर्किट होकर स्पार्किंग होने लगता है। तो ये अगर ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर करने लगेंगे तो पेशेंट को मिर्गी या झटका आने की संभावना होती है। इसमें हो सकता है कि एक तरह सिर मुंडी घूम जाए,
या मुंह में ऐसे झटका आने लगे, हाथ पांव में झटका आने लगे। और जब बड़ा झटका आता है तो दोनों हाथ पांव बहुत जोर से हिलेंगे, पेशेंट बेहोश हो जाएगा और धीरे धीरे फिर होश में आ जाता है। तो इसको एक एक बार झटका आ जाए तो उसको हम उसको सीजर बोलते हैं। अगर ये बार बार होता है तो उसको हम एपिलेप्सी अंग्रेजी में या मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। तो ये अगर हो जाता है तो जैसे ही ऐसा झटका आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि डॉक्टर देखेंगे कि झटका किस कारण आ रहा है। और कई बार स्पेशली सिकल सेल में अगर झटका आता है तो हम लोग ब्रेन का इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग मतलब जैसे हम लोग एक्सरे करते हैं सीने का, वैसे ब्रेन का टेस्टिंग करते हैं। और मोस्ट कॉमन इमेजिंग जो होता है एमआरआई होता है ब्रेन का, या सीटी स्कैन होता है। एमआरआई में चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर एमआरआई किया जाए। और सीटी स्कैन, अगर खून की नली फटी है ऐसे लगता है तो सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छी जांच माना जाता है। तो ये दो जांच करके हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे कुछ कारण है क्या। तो जो मिर्गी है एक लक्षण है, जैसे बुखार एक लक्षण है, बुखार कई कारणों से आ सकता है। वैसे ही जो मिर्गी या झटका है वो बहुत सारे कारणों से आ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर ब्रेन की एमआरआई करके देखेंगे अंदर कि क्या हो रहा है, कुछ बहुत बड़ी खराबी तो नहीं है, कोई खून की नली तो नहीं फट गई है, या कोई कभी कभी ट्यूमर हो जाता है या कभी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके कई कारण हैं। तो अगर उसमें ये नहीं दिखता है तो फिर भी, अगर बार बार फिट आती है, मतलब दो से ज्यादा फिट आ जाती है 2 दिन या एक दिन को छोड़ के, तो उसको फिर डॉक्टर लंबी गोली चलाते हैं। तो गोली मोटा मोटा 2 साल चलती है मिर्गी और झटके की। और फिर धीरे धीरे अगर उसमें कंट्रोल रहे, 2 साल में कोई भी फिट नहीं आई है, तो फिर उसको धीरे धीरे कम करके डॉक्टर लोग बंद कर देते थे। तो ये हो गया एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट। तो ये मोटे तौर से हम लोग देखेंगे तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं सिकल सेल के पेशेंट में। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि बाकी भी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो किसी को भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली सिकल सेल डिजीज, और जो बहुत कॉमन है। तो एक होता है कि महिलाओं में स्पेशली गर्दन की नस जो हाथ में आती है वो दब जाना। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो गर्दन में दर्द होता है और फिर धीरे धीरे हाथ में आने लगता है। तो ये यहाँ की जो नर्व है वो दब जाने से होता है। महिलाओं में आगे झुक के काफी काम करना पड़ता है, तो उसके कारण इसका परेशानी ज्यादा होता है महिलाओं में। पुरुषों में भी होता है। और जिस तरह से अगर हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, बहुत कंप्यूटर में टाइपिंग हो रहा है, तो उससे भी ये परेशानी बढ़ सकती है। और दूसरा होता है कमर की नस दब जाना, जो कमर से पाँव में उतर जाती है। तो कई बार कमर का दर्द होगा या कमर से दर्द धीरे धीरे पाँव में उतरने लगेगा और शॉक जैसे सेंसेशन आने लगेगा। तो ये चीज़ें ये काफ़ी कॉमन होती है। जो जिनको सिकल सेल नहीं है उनको भी कॉमन होती है, तो फिर जो सिकल सेल है उन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का प्रॉब्लम है, तो किस में भी हो सकता है। तो इसको ये नस दब जाना कमर की या गर्दन की, तो उसके लिए अगर बहुत कोई कमजोरी नहीं है तो हम लोग कोई इमेजिंग नहीं करते, एक्सरे या एमआरआई। लेकिन मतलब कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पाँव में कमजोरी आ रही है, तो हम लोग एमआरआई करते हैं। और अगर नस दबी हुई होगी तो कभी बहुत कम पेशेंट्स में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर पेशेंट को दवाई से आराम हो जाता है। तो मोटे मोटे ढंग से ये कॉम्प्लिकेशंस है। तो मैं इतना बोल के मैं रुक जाता हूँ। आपको अगर कोई प्रश्न होंगे स्पेसिफिक तो उसमें बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे बहुत सारी मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो हो सकते हैं सिकल सेल और बिना इसमें, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अनकॉमन, मतलब उसमें ज़्यादा कॉमन नहीं होता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं अभी इतना बोल के रुक जाता हूँ। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हेडेक, माइग्रेन, स्ट्रोक और एपिलेप्सिस के बारे में बताया सर। मैं, जैसे सर ने रिक्वेस्ट किया है, मैं सभी से विनती करूंगा कि एक एक करके आपके कोई क्वेश्चंस होंगे जरूर आप पूछिए। प्लीज आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस। हाँ, नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते जी, अपना बोलिए सर। अपना नाम और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बताइए और आप प्लीज बात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन करे, हाँ, मैं रिक्वेस्ट है कि सचिन अपना बात नाम। कर रहा हूँ सर। जी जी जी। हाँ, प्लीज। मैं महाराष्ट्र स्टेट से बात कर रहा हूँ सर। बीच में ना ये 4 साल पहले मेरा जॉब जो था बहुत ही हेक्टिक हो गया था। तो जी। उस समय काफी स्ट्रेसफुल हो गया था। तो कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि स्ट्रेस की वजह से मुझे बाद में धीरे धीरे नींद आना बंद हो गया रात में। हम्म। हम्म। तो जो रात में नींद आना बंद हो गया सर, तो वो 4 साल से प्रॉब्लम है जो अभी तक निकल नहीं पा रहा है। तो ये शायद स्ट्रेस मेरे ब्रेन में बैठ गया है या क्या है, जो मुझे नींद का प्रॉब्लम रात में हो गया है जो पहले नहीं था। और नींद आना बहुत जरूरी है सर बॉडी के लिए। बॉडी रिकवर करना खुद को, अगर किसी भी फिजिकल स्ट्रेस से अगर रिमूव करना है तो नींद आना जरूरी है। लेकिन 4 साल से मुझे प्रॉब्लम ही हो गया सर। तो ये कुछ जी। हो सकता है कि ब्रेन में मेरे कुछ हो गया हो।
सिकल जी। सेल की वजह तो से? उसमें दो चीज़ों में हम बात करेंगे। एक तो जैसे मैंने जो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम बोला है मैंने, वो ब्रेन में स्ट्रक्चर में गड़बड़ आने से होता है, उसको हम लोग न्यूरोलॉजिकल टिपिकल प्रॉब्लम बोलता है। और ब्रेन के अंदर मन बसता है, तो मन की जो परेशानी होती है उसको हम मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस ऐसे बोलते हैं। तो एंजाइटी स्ट्रेस आना ये मेंटल हेल्थ का चैलेंज होता है। और उसमें कई तरह के लक्षण होते हैं, और मैं होप करता हूँ कि गौतम जी एक साइकेट्रिस्ट से भी एक सेशन रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेस को जानना और उसको मैनेज करना, जो कि सिकल सेल पेशेंट में कई बार पाया जाता है। और हम आपके मन को जाने, मन की परेशानियों को जाने, क्योंकि शरीर की परेशानियों को हम थोड़ा आसानी से जान लेते हैं, लेकिन मन की परेशानियां क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कई बार हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मतलब जानना होगा एज ए पेशेंट कि क्या मन की परेशानी है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स है, क्योंकि पहले बहुत सारी ट्रीटमेंट्स नहीं थी, अभी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आ गई है, सेफ ट्रीटमेंट आ गई है। तो इसके लिए मन की परेशानी हम जाने, तो पहला है कि स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस में आपको बेचैनी लगेगा, भूख कम हो जाएगा, नींद नहीं लगेगी, उदासी लगेगी पहले, कई बार जिसको हम लोग एंग्जाइटी बोलते हैं। तो उसके साथ कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है, तो उसके उसमें किसी चीज में मन न लगना, बार बार रोना आना, उदास लगना, कोई चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं आना, जैसे आपको कोई चीज पसंद थी, जैसे मूवी वॉचिंग पसंद था या कुछ खेलना पसंद था, वो करने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो ये उदासीनता या उदासी उसको माना जाता है, या अंग्रेजी में हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सभी को होता है एंजाइटी डिप्रेशन, हम सबको ही थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन एक हद से आगे चले जाए तो वो बीमारी बनने लगता है। तो ये जो लक्षण मैंने बताया, आई एम श्योर सबको आए हुए, मुझे भी आते हैं कभी कभी, लेकिन ये इसका बार कोई बार इलाज रहता है, है क्या? परसिस्ट रहता है। मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। तो मैं थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड देने की कोशिश कर रहा था। तो तो अब प्रश्न जैसे आपने पूछा, तो ये एक है कि ऐसे अगर लक्षण आते हैं तो अपने डॉक्टर को बताना एक्टिवली। कई बार हमको लगता है कि ये मन की परेशानी क्या बताए डॉक्टर को, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि ये परेशानी बताएं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या। तो दो चीजें होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, मतलब बिना दवाई का कोई इलाज, और दवाई के साथ लेने वाला इलाज। तो नींद ना आना ये समस्या का बिना दवाई वाला इलाज क्या हो सकता है, तो अगर आप शाम को मतलब टीवी देख रहे हैं बेचैनी की वजह से, तो उसको बंद करना होगा। इसको स्लीप हाइजीन बोला जाता है। मतलब जैसे हम नींद का जो साइकिल है वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाता है उसका साइकिल। तो रात को टीवी ना देखना लंबे अर्स तक, या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा कूलिंग ऑफ करना, किताब पढ़ना, किताब पढ़ते पढ़ते कई बार नींद आ जाती है, कभी नहाना गर्म पानी से, उससे फायदा हो सकता है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज है। और फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज होती है उसमें दवाई दी जाती है। तो कई बार हम लोग मेलाटोनिन नाम की दवाई देते हैं, जो हार्मोन होता है नेचुरल बॉडी में आने वाला। वो बहुत ही हल्का असर करता है, तो वो हम कभी उससे स्टार्ट करते हैं। कोई फिर नींद की कुछ दवाई होती है कि जिसको, जैसे एक गोली का नाम जोल्पिडेम है, तो उसको हम देते हैं, डॉक्टर देंगे। कभी कभी एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत होता है अंडरलाइन, जिसके कारण नींद नहीं आती है, तो उसमें फिर नींद के लिए कई तरह की गोलियां दी जा सकती है। तो आप आपके डॉक्टर से परामर्श करें, क्योंकि आपने बिल्कुल ही सही बताया कि नींद नहीं आएगी तो रिजुविनेशन नहीं होगा, बॉडी को रेस्ट बहुत ही जरूरी है। तो उसमें कई बार उसके कारण आपकी स्वास्थ्य आपका ठीक से नहीं रहेगा। तो जरूर आप डॉक्टर को जाके दिखाएं और परामर्श लें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, सर सिकल सेल में मिर्गी या फीट आने की संभावना होती है क्या? क्योंकि मुझे बचपन में फीट के दौरे आते थे और कुछ साल तक रहे, फिर इलाज के बाद बंद हो गए। इसमें मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था, पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, सब भूल जाता। इस वजह से मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर जी सकता। जी आई थिंक जी। शायद दोबारा आएगा या नहीं, ऐसा समथिंग उनका कुछ हाँ, कोई प्रश्न क्वेश्चन। होगा तो ये बताना, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा दिक्कत सा हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। कभी कभी हम लोग ईईजी नाम का, जैसे ईसीजी हार्ट के लिए करते हैं, वैसे ईईजी नाम की एक ब्रेन की टेस्ट है, वो करते हैं। लेकिन अगर अभी बंद हो गया है तो कोई दवाई हम नहीं चलाएंगे। जैसे हमने बोला कि जब फिट बंद हो जाती है उसके बाद 2 साल हम चलाते हैं, फिर धीरे धीरे डोज कम करके बंद कर देते हैं। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि सिकल के पेशेंट में मिर्गी आने की संभावना थोड़ा सा बिना सिकल के पेशेंट से ज्यादा होता है। जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो।
हाँ। जी। मैं अश्विनी बात कर रही हूँ, अश्विनी बंसो, पुणे से। अ, मेरा बच्चा है 5 इयर्स का। उसको हाइड्रोक्सी यूरिया कैप्सूल शुरू है, जो कि हमने 2021 में चालू किया था। तो ऑलमोस्ट वो 3 इयर्स तक बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही हमने, हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि कैप्सूल स्टार्ट करने के बाद, जो कि सिकल सेल में दी जाती है, उसके बाद वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और हम्म। वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता है, वो अपने ही इसमें रहता है। उसको जो बोलना होता है वही बोलता है। प्रॉपर जो स्कूल में भी हो गया, घर में भी हो गया, जो हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं वो सुनता ही नहीं है। उसको जो आंसर हम्म। करना होता है वही करता है। तो और बहुत ज्यादा एक्टिव है, अपने अपने इसमें ही वॉक करते रहता है, बातें करते रहता है, बहुत सारी क्यूरीज करते रहता है। जो समटाइम्स वो जो बोलता है, सिचुएशन वाइज वो सही भी नहीं होता है, वो कुछ अलग ही होता है। तो ये हम्म। सब पहले तो ये कैप्सूल से रिलेटेड है, या फिर उससे इन्फ्लुएंस होके हो रही है, या ये एक सेपरेट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या और कुछ? जी, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। और कैप्सूल के कारण तो नहीं होता है, हाइड्रोक्सी कैप्सूल के कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल चीज़ें हो सकती है, लेकिन बहुत रेयर होती है वो। तो आप जो लक्षण बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये भी, कभी कभी बच्चों में ना हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, एक जगह बैठते नहीं हैं और बहुत इधर उधर घूमने लगते हैं। तो उसको एडीएचडी बोलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, चूंकि आप पुणे में हैं, तो बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार जरूर दिखा दें और उनका राय या परामर्श ले लें। कई बार कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हम लोग करते हैं, तो देख के कि भाई एडी, उसको एक परेशानी होती है जिसको हम लोग एडीएचडी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो वैसा तो कुछ नहीं है, ये एक बार देखना पड़ेगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब पेशेंट को मैंने देखा नहीं है, लेकिन जहां तक ये समझ पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो हाइड्रोक्सीयूरिया से कोई उसका संबंध है। ओके। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? जी। हाँ सर, मैं अजिंक्य हूँ। मैं से महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ, पर मैं अभी गुजरात में फिलहाल रहता हूँ, गांधीनगर। जी। तो होपफुली, पर मतलब फॉलिक जी। एसिड लेता हूँ। पर एक्चुअली सर, मुझे मतलब कभी कभी क्या लगता है ना कि मैं मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि मैं पढ़ने में मुझे याद नहीं रहता है, मतलब भूल जाता हूँ जल्दी। और सबसे जी। मोस्टली, और दूसरा ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी हल्का, कभी चक्कर आ रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है। और मतलब ये दो तीन चीजें मुझे लगती है ऐसे। और कभी ऐसा लगता है कि मतलब सर भारी हो रहा है, मतलब नसें बज रही है, अंदर ऐसे आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कभी, मतलब हम्म। ये और चीजें। ये आप दवाई आप क्या ले रहे हैं? मैं थोड़ा मिस हो गया, एक फोलिक एसिड में सुना। फॉलिक एसिड और हाँ हाँ। हाइड्रोक्सीरिया और इकोस्प्रिन स्टार्ट हाइड्रोक्सीयूरिया भी किया ले था रहे सर। हैं? अच्छा अच्छा, और हाइड्रोक्सीयूरिया इकोस्प्रिन ले रहे हैं? इकोस्प्रिन किया था। अच्छा, इकोस्प्रिन किसने हाँ, स्टार्ट किया, फॉलिक क्यों एसिड स्टार्ट किया? 3। इकोस्प्रिन किसने स्टार्ट किया? पर डॉक्टर ने स्टार्ट किया था, मतलब किस चीज के लिए? जो कल से डॉक्टर नरेश साइड है उन्होंने। अच्छा अच्छा, सर यूजुअली उन्होंने हम बोला लोग, कि, हाँ, प्लेटफॉर्म के उन्होंने। हाँ यूजुअली हम लोग, मतलब एस्पिरिन का ऐसा बेनिफिट नहीं देखा गया है कि ये चीज़ें कम होगी। एक हो सकता है कि संभावना है आपको कि माइग्रेन जैसा परेशानी हो, जिससे सिर दर्द हो सकता है। आप कह रहे थे कि याद नहीं रहता है चीज़ें, तो कई बार, जैसे मैं पहली बात कर रहा था कि कई बार एंग्जाइटी होती है बहुत, या डिप्रेशन होता है, तो उसमें ना ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, ध्यान नहीं रहता है हमारा। एंग्जाइटी अगर बहुत बढ़ गई, एक हद तक ठीक रहती है, जैसे आप हम लोग सभी एग्जाम को जाते हैं, बहुत टेंशन आ जाता है तो कुछ याद नहीं आता है। और टेंशन थोड़ा सा कम हो जाए तो चीज़ें याद आने लगती है। तो एंजाइटी से भी याद ना आने की परेशानी बढ़ सकती है। तो ये थोड़ा देख ले कि आपको लक्षण है क्या एंजाइटी के, अगर हो गए और परेशानी ज़्यादा हो रही होगी, तो फिर से जैसे मैंने बोला कि आप लोग साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। और कई बार ये लोग लगता है कि मैं तो पागल हूँ, साइकेट्रिस्ट को क्यों दिखाऊं, तो ये बिल्कुल ना माने। सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन होता है। जो हम लोग जिसको पागलपन बोलते हैं, वो चीज़ें इतनी कॉमन नहीं होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, एंजाइटी डिप्रेशन, तो उसमें ब्रेन का फंक्शनिंग कम हो जाता है, कि क्योंकि हम ध्यान नहीं, चीज़ों पे ध्यान नहीं रख सकते हैं। और ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर याद नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर जाएगा नहीं, ध्यान नहीं रहेगा तो ये एक कारण हो सकता है। और जैसे बीच बीच में आप बता रहे हैं कि सिर भारी लगना, तो वो हेडेक का परेशानी हो सकता है। आप पैरासीटामोल लेके देखिए, वो परेशानी कम होता है क्या। सर, मैं संगीता फुलझेले बात कर रही हूँ सर। जी। क्या स्ट्रोक ठीक हो सकता है क्या?
देखिए, स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्रेन में जो सेल्स होती है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं। तो वो अगर डैमेज हो जाती है तो कई बार जो ब्रेन का दूसरा साइड होता है, ब्रेन में दो हिस्से होते हैं, तो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बाएं और दाएं साइड का ब्रेन, तो कई बार दूसरे साइड का ब्रेन टेक ओवर कर लेता है। जी तो स्ट्रोक के बाद सुधार भी हो सकता है। जब अगर जिसको स्ट्रोक हुआ है वो कम उम्र का है तो उसमें रिकवरी ज़्यादा होती है, और थोड़ा उम्र ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिकवरी कम हो सकती है। तो इसमें प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन कई पेशेंट काफ़ी रिकवर हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा रिकवरी वाले भी लोग हैं, ऑलमोस्ट नॉर्मल है, उनमें कोई लक्षण आपको दिखेंगे नहीं ऊपर से स्ट्रोक है। कुछ पेशेंट है उनमें रिकवरी ठीक नहीं होता है, वो कितना डैमेज हुआ है ब्रेन को और साइड ने कितना टेक ओवर कर लिया है, इस पे डिपेंडेंट रहता है। तो हमको पेशेंट दिखते हैं कि जिनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी है, और कुछ पेशेंट दिखते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते, हाथ एक साइड का हाथ या पाँव कमजोर होकर टाइट हो जाता है। तो ऐसे वो डैमेज कितना है उसके ऊपर रहता है। लेकिन आपका जो प्रश्न था, क्या रिकवरी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। थैंक यू और सर। कई बार फिजियोथेरेपी करने से इसमें काफी सुधार, जल्दी फिजियोथेरेपी शुरू कर दे तो काफी सुधार आ सकता एक्सरसाइज से ठीक हो है। सकता है कभी, जी, अगर ज्यादा। एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपी के, जी, कमजोरी मतलब अगर कमजोरी ज्यादा लक्षण है तो एक्सरसाइज से वो ठीक हो सकता है। जी ये स्ट्रोक में अगर कमजोरी है तो एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से इंप्रूव होता है। कई बार अगर मतलब ब्रेन में अलग अलग एरिया होते हैं, बात करने का एक एरिया है, हाथ पांव चलाने का एक एरिया है, तो जैसे मान लीजिए बात करने के एरिया में खराबी हो गई तो पेशेंट ठीक से बात नहीं कर पाएगा, उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाएगी, तो उसमें फिर स्पीच थेरेपी होती है, तो उससे सुधार हो सकता है। तो स्ट्रोक के अलग अलग लक्षण होते हैं, ब्रेन का कौन सा हिस्सा खराब हो गया है उस हिसाब से होते हैं। जैसे एक संवेदना का हिस्सा होता है, वो अगर खराब हो जाता है तो एक साइड की संवेदना चली जाती है, तो उसमें फिजियोथेरेपी से कुछ फायदा नहीं, एक्सरसाइज से फायदा नहीं होगा। लेकिन हाथ अगर पाँव या हाथ कमजोर हो गए तो उसमें फिजियोथेरेपी से फायदा होगा। ये सर फिजियोथेरापी से फायदा तो होता है। तो हमने देखा है फिजियोथेरापी ब्रेन के मतलब शरीर के अलग अलग अंगों के लिए फिजियोथेरापी होता है। तो ब्रेन के जी, लिए या सर के लिए भी ऐसा कोई अलग से फिजियोथेरापी है? नहीं तो जैसे नहीं ब्रेन के सर जो ऐसा। मैनिफेस्टेशंस है वो हाथ या पाँव में कमजोरी के लक्षण में ही आते हैं, तो इसलिए हाथ और पाँव में ही फिजियोथेरेपी की जाती है, ब्रेन को कुछ अलग फिजियोथेरेपी नहीं की जाती। अच्छा वैसा मतलब हेयर मसाज ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं मतलब नहीं 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 ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं, है ना? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है कुछ। ओके ओके सर थैंक यू। हाँ, तो ऐसा स्पेसिफिक ब्रेन को आप ज्यादा हिलाएंगे, ऐसे करेंगे तो ठीक लगेगा, कई बार वो थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन प्लीज। सर मैं कमल साहू रायपुर से। जी आ, सर जो ये कभी कभी अनओकेजनली हेडेक होता है सर, सीवियर, जी दैट टू वन साइडेड हो जाता है एकदम जैसे इधर या। जी तो उसके क्या रीजन है सर? और मैं मतलब कभी कभी एकदम सनलाइट पे एक्सपोज हो जाता हूँ, सनलाइट पे जाता हूँ तब फिर से वो सीवियर हो जाता है। हो और जाता स्पेशली से अगर मैं खाली पेट हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ, है। तो जी जी वो होता है तो। जी जी जी, तो वो जो आप लक्षण बता रहे हैं तो वो थोड़ा माइग्रेन से संबंधित लक्षण है, कि धूप से बढ़ जाना, खाली पेट परेशानी बढ़ जाना। तो मैं माइग्रेन में बता रहा था कि जैसे और दो ट्रिगर्स जो होते हैं उसमें खाली पेट रहने से माइग्रेन बढ़ता है, और धूप में जाएंगे तो माइग्रेन बढ़ेगा, नींद ठीक से नहीं हुई तो माइग्रेन बढ़ेगा, टेंशन आ गया तो माइग्रेन बढ़ेगा। तो आपको जो परेशानी होती है वो कितना टाइम चलती है? सिरदर्द जो होता है एक बार शुरू हुआ तो कितने घंटे चलता है? तभी आराम होता है तो लूँ, या कभी पेन किलर ले लूँ तब वो ठीक हो जी जाता है, या जी, कभी कभी। मतलब दिन भर चलता है? हाँ दिन भर, हाँ। हाँ, जी जी, तो कभी दिन कभी भर हेड चलता है। तो ये जो लक्षण है, फिर से मैं जैसे जान रहा हूँ कि वो, कभी कभी सर हेड मसाज करता हूँ नॉर्मल, तो बाम वगैरह जो लगाता हूँ मतलब तो जी उससे भी थोड़ा कभी कभी रिलीफ मिलता है। जी जी, तो ये आप जो लक्षण बता रहे हैं वो माइग्रेन के लक्षण हैं। मतलब जिस तरह से हम लोग, माइग्रेन का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है, जो पेशेंट लक्षण बताते हैं उसी से डायग्नोसिस उसका किया जाता है। तो माइग्रेन में पेन किलर जो दवाई है, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, जो भी सूट करती है, पहले पैरासीटामोल से शुरू करें, जो कमजोर, हम कम पावर की दवाई मानते हैं सिरदर्द की, उससे शुरू करें। और वो एक लक्षण, मतलब माइग्रेन में ये जरूरी है कि 1 घंटे के पहले ले ले। मतलब 1 घंटे से बढ़ जाएगा सिरदर्द तो फिर इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो उसका उदाहरण हम लोग देते हैं कि भाई छोटा आग लगी है तो आपको आग बुझ जाएगी, अगर आप छोटी लीजिए के लक्षण आइबुप्रोफेन या ब्रुफेन की गोली ले सकते हैं। और उससे भी अगर नहीं हो और बार बार हो रहा है, जैसे सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग एक डेली गोली चलाते हैं जो 3-6 महीने या कभी कभी लंबी भी चलाते हैं।
तो उसको प्रिवेंटिव थेरेपी बोलते हैं, तो उससे आपको जरूर आराम हो जाएगा। लेकिन कई बार सिर्फ पैरासीटामोल और ब्रूफेन से, और कहीं खाना नहीं खाया है तो तुरंत कोई शक्कर वाली चीज़ आप खा लेंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। ओके ओके। और बाहर जाते समय अगर आप धूप में जा रहे हैं तो गॉगल्स पहन ले, और हम्म। धूप से खुद का प्रोटेक्शन करे, तो संभावना है कि वो थोड़ा कम भी सर हो। ये एक्चुअली जस्ट ये बात निकली इसलिए जस्ट वांट टू एलेबरेट कि मैं धूप से जी अवॉइड कर रहा था काफी लंबे जी समय से। तो अभी मैं कुछ जी समय पिछले 2 महीने पहले मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, वो सारा कुछ कराया, तो उसमें विटामिन डी की कमी, क्योंकि मैं धूप में जी जी एक्सपोज होता ही नहीं, मैं धूप में जी निकलता ही नहीं हूँ सर। जी मतलब जी बहुत कम, मतलब बहुत रेयर धूप में निकलता हूँ। तो उसकी वजह से जी विटामिन डी की कमी हो गई, तो वो एक नया जी दूसरा एक एपिसोड शुरू हो गया है प्रॉब्लम का। तो जी। वो तो वो चीज भी इतना बड़ा मतलब, जी, तो आप अगर देखेंगे भारतीयों में तो बहुत लोगों को कम है विटामिन। मेरा भी विटामिन डी जांच करेंगे तो शायद मेरा भी बहुत कम आ जाएगा। तो ये मतलब, लेकिन विटामिन डी कम होने से क्या होता है ये हमें किसी को नहीं पक्का। क्योंकि लोगों ने ट्रीटमेंट भी देके देखा विटामिन डी तो उससे इम्प्रूव हो जाता है, तो ऐसे कुछ खास नहीं होता है। तो बहुत डरने वाली बात नहीं है विटामिन डी का कम होना। आप उसके लिए भी दवाई, मतलब विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, सप्ताह में एक बार हम लोग कई बार लिख देते हैं। लेकिन मतलब कई सारी बीमारियों और विटामिन डी का ऐसे जुड़ाव दिखा है, लेकिन इसके कारण ये होता है ऐसे कुछ नहीं दिखा है। तो मतलब उससे आप बिल्कुल ही ना डरे, कोई ऐसे सीरियस चीज नहीं है। वो बहुत भाइयों में विटामिन डी का कमी होता है। ओके। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमारे पास नेक्स्ट 15 मिनट है, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। तो आज चाहूंगा कि आप किसी सवाल को घर में लेकर न जाए, आप पूछ लें। सर मुझे एक सवाल आया था जी जी व्हाट्सएप कि सिकल सेल पेशेंट ही है, और उनके क्राइसिस के बाद का जो ये नीचे का ठोड़ी का हिस्सा होता है, जी उसका जो सेंस है वो काफी दिनों तक चला जाता है। तो जी इसका कुछ मेडिसिन हो जी। सकती है आई या थिंक, कैसे करना हाँ है? हाँ हाँ, आई थिंक ये जिन्होंने लिखा, शायद मैं उनसे मिला भी हूँ एक बार, मुझे क्योंकि याद आ रहा है डिस्टिंक्टली। तो अब ये प्रश्न है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो एक संभावना होती है, कभी कभी खून की नलियाँ क्राइसिस में, ब्रेन की खून की नलियाँ कभी कभी दब सकती है, तो जो एरिया सप्लाई होता है यहाँ पे, उसका सेंसेशन जाने की थियोरेटिकली संभावना होती है। अब उसका अनफॉर्चुनेटली उसके लिए ऐसे कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो कई बार जैसे ब्रेन के एरिया में इंजरी हो जाती है तो वो धीरे धीरे अपने आप ही रिकवर, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो हम लोग ब्रेन इमेजिंग कर लेते हैं, मतलब इमेज करेंगे। उसका ऐसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी नहीं है, और मेरे ख्याल से जो जितने क्वेश्चन पूछा है वो शायद हाइड्रोक्सीयूरिया ले रहे हैं। हाइड्रोक्सीयूरिया काफ़ी इसमें जल्दी अगर शुरू हो जाता है उम्र में तो काफ़ी मतलब अभी जो नई स्टडीज आ रही है, छोटी छोटी स्टडी है, बड़ी स्टडीज नहीं है, लेकिन दिखा रही है कि उस पर काफ़ी प्रोटेक्शन ब्रेन में मिल जाता है। तो कई बार जैसे मैंने बोला कि ऊपर से आपको लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन आप एमआरआई करेंगे ब्रेन में तो छोटी छोटी खून की नलियां बंद हो गई से दिखने लगता है। तो जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर डिजीज है, तो वो होने की संभावना अभी कुछ, मतलब इतने में ही कुछ स्टडीज आई, छोटी स्टडीज है, बता रही कि अगर हाइड्रोक्सिल आप लेते हैं जल्दी तो उसमें जो वो होने की संभावना कम हो जाती है, जो ब्रेन में छोटी छोटी खून की नलियां बंद हो रही है। थैंक यू सर। नेक्स्ट किसी के सवाल प्लीज। कोई चैट बॉक्स में कुछ दिख रहा है शायद? हाँ सर, मेरा एक सवाल था सर। जी हाँ जी हाँ, पूछ लीजिए। एक्चुअली मुझे 1 ईयर पहले मुझे मतलब बहुत लंबा क्राइसिस हो गया था। तो सर उसमें हम्म मुझे मतलब अब मेरा जो है लोअर लिप है सर, उसे मैंने पूछा था वो सुन हो गया था, मतलब उसमें कुछ मूवमेंट नहीं था। हम्म तो डॉक्टर को मैंने हम्म पूछा तो उन्होंने कहा कि एक नमनेस सिंड्रोम है सर। तो अभी भी वो ठीक नहीं हुआ सर, मतलब 1 ईयर हो गया मोस्टली। तो मतलब हम्म। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर इसके लिए मतलब क्या करे यार, मतलब इससे मतलब आप मुझे समझाते क्या है। जी, तो एक जैसे मैंने बोला, जो पिछला वाला था उससे काफी जुड़ा हुआ ये प्रश्न है, कि जिन्होंने बताया कि ठुड्डी में समझ में नहीं आ रही थी चीजें। और अच्छा, तो ये जैसे डॉक्टर आशिता सिंह ज्वाइन हुई है तो वो नमचिन सिंड्रोम बताती है। तो उन्होंने कहा है कि ये इसमें हो सकता है, और कई बार मंथ्स तक लास्ट हो सकता है। तो थैंक यू डॉक्टर आशिता।
लेकिन ये मतलब चूंकि ये न्यूरोलॉजिकल इसमें होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट टिपिकली ऐसे कहीं पे भी नमनेस आता है और जो एक्सप्लेन नहीं होता है, तो हम लोग एमआरआई करके एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। एज फार एज ट्रीटमेंट, जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर आशिता को अगर स्पेसिफिक कुछ पता होगा तो शी इज मोस्ट वेलकम टू टॉक ऑन दिस। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर अशिता सिंह जी का, और हमारा बहुत बड़ा Yeah, सौभाग्य है thank आज you so हमारे much. साथ। जी जी मैम, मैं 2 मिनट बस आपका परिचय दे दूं। हमारे साथ जुड़े आज डॉक्टर अशिता सिंह जी, जो कि नंदुरबार जिले के चिंचपाड़ा हॉस्पिटल से है, और सिकल सेल को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आज उनके अंडर में 450 पेशेंट्स हैं। और आज जो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने। Thank you, Mr. Gautam. Thank you, Dr. Yogeshwar. बहुत अच्छा लगा आपके एक्सप्लेनेशंस को आपने इतने सुंदर और सिंपल तरीके से किया. थैंक्स फॉर दैट. इट्स रियली वंडरफुल टू हियर. या ये नमचिन सिंड्रोम जो है, बस हमारा अनुभव जो है उसमें कि हम भी एक्चुअली इनिशियली बहुत कंफ्यूज हो गए थे जब हमारे पेशेंट्स बोलते थे ना कि ये चिन का एरिया पूरा सुन हो गया है और उसमें कोई सेंसेशन नहीं है. तो हम लोग ने खूब उसको सर्च किया. जब एक दो पेशेंट्स को ऐसा हुआ, then we found that there is actually a described syndrome called numb chin syndrome in sickle cell disease. और ये numb chin syndrome apparently is not related to any vascular abnormalities. It does ब्रेन not पैथोलॉजी। correlate with any abnormalities. And it is sort of an idiopathic, unexplained thing, but it is found. Probably it has a vascular etiology, कि जो राइट 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 राइट। neurovascular area, and for some reason जो chin का area है वो ज्यादा susceptible होता है, इसलिए ये syndrome बनाया गया है. और हमारे भी मतलब we have lots of patients, out of that about 3 or 4 of them उनको ऐसी problem हुई है. और अक्सर क्या होता है कि बहुत वो अपसेट हो जाते हैं, दे आर वेरी एंग्शियस कि ये कोई डेंजरस बीमारी तो नहीं, यहाँ से बढ़ तो नहीं जाएगी और पूरा शरीर सुन तो नहीं हो जाएगा. तो ऐसी आप चिंता ना करें, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम है, वहीं पे रहता है और ज्यादा फैलता नहीं है. और उसके लिए एक्चुअली कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. यूजुअली जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, ऐसे नमने न्यूरोपैथिक हम बोलते हैं सिम्टम्स, अगर पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, उसके लिए कुछ दवाइयां होती हैं जिससे फायदा हो सकता है कभी कभी. लेकिन जो नमनेस होता है, जो नेगेटिव सिम्टम है, उसको निकालने के लिए हमारे हाथ में बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं. लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये बढ़ने वाली बीमारी नहीं है, धन्यवाद और जी। महीनों या सालों में वो जरूर कम हो जाए, कम होके वो ठीक हो जाता है. यूजुअली इट इज सेल्फ लिमिटिंग, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. या तो जैसे मतलब डॉक्टर थैंक शिदा जी, यू. थैंक यू फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। तो कई बार जैसे पेशेंट के मन में ना परेशानी सा बन जाता है, तो हम लोग एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, परेशानी है और संभव है तो आप ब्रेन एमआरआई करवा लीजिए, क्योंकि नमनेस चिन में बाकी कारणों से भी आ सकता है। तो हमको अगर लगता है कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, जैसे आपने बिल्कुल सही ढंग से कहा डॉक्टर शिदा जी की पेशेंट परेशान हो जाते हैं। तो उसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट का हथियार होता है कि भाई देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि चिन के एरिया में बाकी भी कुछ अगर वहां पे हो जाए तो उसके कारण भी आ सकता है। तो कई बार पेशेंट को मतलब और न्यूरोलॉजिस्ट का भी मतलब माइंड क्लियर क्लियर करने के लिए हम लोग इमेजिंग कर लेते हैं। और जैसे डॉक्टर आशिता ने बोला कि उसका कोई ऐसा खास ट्रीटमेंट नहीं है, तो उन्होंने जैसे बोला है कि झुनझुनी आ जाना, जिसको हम लोग पॉजिटिव चीज बोलते हैं, कि जिसमें लक्षण मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसे लक्षण आते हैं, तो उसमें हम लोग दवाई दे सकते हैं। जिसमें चीज चली जाती है, नमनेस आना मतलब संवेदना चली जाना, तो जिसमें चीज चली जाती है तो उसके लिए हमारे पास कोई ठीक ट्रीटमेंट नहीं है। तो लेकिन अच्छा लगा कि ये ऐसा स्पेसिफिक सिंड्रोम भी डिस्क्राइब किया है। तो लेकिन मैं यही बोलूंगा कि अगर नया होता है और अगर संभव है तो जरूर आप एमआरआई करवा लीजिए। हम लोग कई बार रूरल ट्राइबल एरिया में काम करते हैं, डॉक्टर आशिता भी है वहाँ पे, तो उसमें हम लोग सिर्फ एग्जामिनेशन पे ही रिलाई करते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं कि कई बार चीज़ें मिस हो जाती है, तो उसमें राय ये रहेगी कि अ, अगर आपको परेशानी हो रही है, बहुत चीज़ हो रही है और संभव है तो एमआरआई करवा लीजिए, नहीं तो ठीक है, फिर वेट एंड वॉच, और अपने आप चले जाता है तो बहुत ही अच्छी बात सर जस्ट यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है। है। जी जैसे आपने कहा सर अभी कि जो जैसे जो झुनझुनी आ जाना ये बता रहे हो, जी जी ये जी हमेशा जैसे फ्रिक्वेंटली आता है, जैसे पाँव में आता है, पैरों में अपन जी जी थोड़ी देर भी बैठते हैं तो ये जैसे फ्रिक्वेंटली आना तो मतलब हम जैसे सिकल सेल के लिए एज अ नॉर्मली ट्रीट कर
कि इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक कुछ कोर्स ऑफ एक्शन होता है ट्रीटमेंट का? क्योंकि जी मेरा जी जी, यूजुअली बहुत होता अच्छा। है, मैं जैसे मैं मेरा थोड़ी देर में ही, मतलब 15-20 मिनट में भी ही अ, वो पैर हो जाता है ऐसा। जी जी जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कई बार हम लोग पाँव मोड़ के बैठते हैं, नीचे बैठते हैं तो पाँव मोड़ के बैठते हैं। तो ये पाँव मोड़ के बैठते हैं तो कुछ समय के बाद वहाँ आपकी जो हम लोग पाँव जब मोड़ते हैं तो खून की नलियां हैं मुड़ने लगती है तो धीरे धीरे खून का सप्लाई कम होने लगता है। तो ज्यादातर पाँव में बैठने के बाद झुनझुनी आना, जैसे मैदान में हम लोग टॉयलेट में बैठते हैं, अगर बहुत लंबा बैठ लिए या नीचे पालथी मार के बैठ गए और बहुत लंबा बैठ लिए, तो पाँव में जो झुनझुनी आना है वो सभी को आता है। तो उसका कारण होता है कि खून का सप्लाई कम होने लगता है, क्योंकि पहले सीधा था पाँव तो खून की नलियां सीधी थी, और आप फिर पाँव मोड़ लिया तो खून की नली मुड़ गई। तो जैसे पाइप है, पाइप सीधा रखा और फिर पाइप मोड़ लिया तो पाइप का प्रेशर कम हो जाता है। तो उसी जी तरह ब्लड का खून है। तो अगर पालथी मार के बैठने के बाद थोड़ा सा झुनझुनी आ रहा है या बहुत टॉयलेट में आप बहुत देर बैठ लिए तो आ रहा है, तो वो बीमारी नहीं है। वो सिर्फ वहां पे मतलब जो खून की नली है वो मतलब टेढ़ी हो गई है। तो उसके लिए, उसको बीमारी के लिए कोई मतलब ट्रीटमेंट या जांच की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोनों पाँव में झुनझुनी आना, और जो बिना बैठे आता है, मतलब आप चल रहे हैं और पाँव में झुनझुनी लग रही है, तो उसको हम लोग एक न्यूरोपैथी नाम की कंडीशन होती है कि जिसमें नर्व्स खराब हो जाती है। तो न्यूरोपैथी का लक्षण ये हो सकता है। तो उसके लिए फिर डॉक्टर जांच करते हैं। ज्यादातर जिनको शुगर की बीमारी है उनमें ये ज्यादा होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं हम इसको। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पालथी मार के आप बैठे या टॉयलेट के लिए आप बैठे और बहुत टाइम बैठने के बाद जो झुनझुनी आना है, उसको हम लोग बीमारी नहीं बोलते हैं। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। लास्ट 4 मिनट है, किसी के कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो जरूर करें। या फिर हम लोग समझे कि आपके सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। हेलो। हेलो सर, जो मैंने अभी पूछा जी था जी अन्वय बंसल जी का, जी जो जी एडीएचडी जी आप बोल रहे थे कि हाँ, हमें जी हमें भी ज्यादातर श्योर है कि वो एडीएचडी का ही सिम्टम है, वो एक जगह पे नहीं बैठता है। लेकिन मैं आगे जी ट्रीटमेंट जानना चाहूंगी आपसे कि वो जैसे जी ही जी एडीएचडी जी कंफर्म हो जाएगा, आगे क्या प्रोसीजर जी होगा? क्योंकि ना अभी वो जिस मोड में है, जैसे हम उसको कुछ भी समझाने के लिए जाते हैं ना, कोई भी सही जी तरीका, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड, जी तो वो रो देता है या फिर वो बहुत निगेटिव हो जाता है। जी तो जी। तो जी बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि वो सबसे पहले बच्चा है, तो जी क्या जी प्रोसीजर रहेगा आगे का? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने बोला कि एक संभावना है, हम लोग बोल नहीं रहे कि एडीएचडी है, क्योंकि बच्चों में हाइपर एक्टिव होता है कई बार। लेकिन उसका मतलब डिसऑर्डर हम कब बोलते हैं, जिससे उनका जो डे टू डे काम है उस पर असर पड़ने लगता है। तो जैसे बच्चों में हाइपर एक्टिव कई बच्चे होते हैं, मतलब मोटा मोटा एडीएचडी 10% बच्चों में होता है, 100 के पीछे 10 बच्चों में एडीएचडी के लक्षण होते हैं। और जब हम ट्रीट कब करते हैं कि वो उसके कारण उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, पढ़ाई में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, या घर में बर्ताव ऐसे हो रहा है कि जिससे घर में प्रॉब्लम हो रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं, तो तब इसको ट्रीट किया जाता है। तो उसके पहले प्रॉपर उस साइकोलॉजी टेस्टिंग किया जाता है, और जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो उचित ये होगा कि या तो आप पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और उसका प्रॉपर असेसमेंट करके फिर दवाइयाँ होती है उसके लिए जो दी जाती है, तो वो थोड़ा सा लंबे अरसे तक लेना होता है। कई बार बिना दवाई के भी उसका उपचार किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा कि आप ये बच्चों के पीडियाट मतलब जो साइकेट्रिस्ट है उनको दिखाएं या बच्चे के न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। एक्चुअली हमने और सर, एक्चुअली हमने उसको ऐसे स्कूल में अभी डाला हुआ है जहाँ पे जी कॉग्निटिव थेरेपीज दी जाती है। जी जी जी। तो हमने तो वहाँ वो पे ही उसका एडमिशन मतलब किया है, उसके क्योंकि पहले उसको उसके पहले बिहेवियर। जी, उसके पहले आपने उसका असेसमेंट किया है क्या? नहीं, हम प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ पे नहीं गए कभी, लेकिन हाँ, हाँ हमें थोड़ा क्या बोलते हैं, अभी जो आए हैं ना स्कूल जहाँ पे जी क्या मतलब नहीं, थेरेपीज और एक्टिविटी सेंटर जहाँ पे होता है, वहाँ पे जी जी हमने उनको बताया, वहाँ पे जो डॉक्टर आते हैं जो थेरेपीज देते जी हैं, वहाँ पे जी उसका जी असेसमेंट करके उसको थेरेपीज, अभी वहाँ पे स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी हो रहा है, तो हमने उनको जी बोला था कि जी आप बिहेवियरल थेरेपी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जी हमें उसका प्रॉब्लम बिहेवियर में ज्यादा लगता है। जी जी। तो एक तो मतलब एक अच्छी बात आपने की कि ऐसे स्पेशल स्कूल में उसको डाला है, और चूंकि स्कूल ने उसको एडमिट किया है तो मेरे ख्याल से स्कूल ने भी कुछ असेसमेंट किया होगा और उनको भी कुछ तो भी लगा होगा कि कुछ अलग सा है।
इसलिए लिए होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात ये रहेगी कि इसका प्रॉपर असेसमेंट आप पहले करवा लें कि क्या किस तरह की एबनॉर्मेलिटी अगर लगती है तो किस किस कारण है, और उसमें क्या क्या डोमेन में प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी स्कूल में तो उनको कुछ समझ में मोटा मोटा आ जाता है, लेकिन इसका सिस्टमेटिक असेसमेंट भी होता है। तो अगर संभव हो तो अगर चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या न्यूरो साइकेट्रिस्ट या बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट इनको दिखाएंगे तो थोड़ा सा ठीक से हम लोग उसको कुछ नाम दे पाएंगे। कॉग्निटिव डिलेज हो सकते हैं बच्चों में सिकल सेल के, स्पेशली जैसे मैंने बोला कि खून की छोटी छोटी नालियाँ बंद होने लगती है, तो उसके कारण कॉग्निटिव डिफिकल्टीज आ सकती है स्कूल सिकल सेल वाले बच्चों में। लेकिन उसको ठीक से उसको डिफाइन करना, उसका ठीक से नाम देना और फिर उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट देना या स्कूलिंग करना, ये ज़्यादा उचित रहेगा ऐसे मुझे लगता है। ओके। तो अपने थैंक स्पेशल इसमें डाला, ये अच्छी बात की। लेकिन जैसे आईक्यू टेस्टिंग होता है, हम बच्चों का आईक्यू देखते हैं कि आईक्यू सही है क्या। कई बार एडीएचडी के बच्चों में आईक्यू सही होता है, कुछ उसको स्पेसिफिक और कोई प्रॉब्लम है क्या, या कुछ मतलब कुछ नाम मैं ऐसे दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, जैसे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम बोलते हैं कि जिसमें ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, तो वो है क्या। तो ये चीज़ें एक बार थोड़ी सी एक बार डिफाइन कर ले तो फिर चीज़ें ठीक से हम लोग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी कोई लास्ट क्विक क्वेश्चन अगर हो तो, क्योंकि हमारा टाइम अब हो गया है, हमने सबका 1 घंटा ले लिया है। सो एनी क्विक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी अपने जी कीमती समय में से आज हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया सर। और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि कभी जब मौका मिले तो हम आपको फिर से सुने सर। और आपने जी बहुत ही सरल शब्दों में ये इस पेचीदा सब्जेक्ट को बहुत इजी कर दिया सर। हम हमारी समझ में आ गया है कि किस तरह से हम इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ अब आगे लड़ सकेंगे कहीं हो। और वैसे ही बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अशिता सिंह जी का कि उन्होंने भी आज हमें मार्गदर्शन दिया। और रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से ऑलरेडी कर चुका हूँ, कि इस वीक में अगर अशिता जी हमें मार्गदर्शन करे तो और समय दे तो बहुत अच्छा होगा। इसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी पेशेंट्स की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। और जरूर आप नेक्स्ट इसमें हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी की तरफ से। थैंक यू सो मच। जी, बहुत थैंक यू वेरी मच, और प्लेजेंट सरप्राइज अशिता, डॉक्टर अशिता ज्वाइन हुई। थैंक यू डॉक्टर अशिता फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। एंड योर कमेंट्स या। ओके थैंक सर, यू वेरी मच बाय। सर। ठीक टेक केयर सर, थैंक यू सो मच। ठीक जी, बाय। थैंक राइट। और आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम वापस मिलते हैं 9 बजे फिर से एक्सपर्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच। यू जी, बाय बाय, बाय सर। गुड नाइट। Good night. गुड नाइट।